तृप्ता की शादी होकर घर आती है तो उसे सास ससुर के अलावा मिलती है एक प्यारी सी गुड़िया जो उसकी ननद होती है, वो भी छोटी। तुम कितनी प्यारी हो, बहुत सुंदर। अच्छा तो ये बताइए भैया ज्यादा सुंदर है या मैं? तुम। ये भी कोई पूछने की बात है? तभी नीलेश आ जाता है। ये मुझसे सुंदर कैसे? सब कहते हैं भाई ज्यादा सुंदर है, क्यों? भैया आप सुंदर हो पर भाभी तो प्यारी है। सुंदर और प्यारी में फर्क होता है, समझे? अरे वाह, आते ही भाभी की तरफदारी शुरू। 2 मिनट भी नहीं हुए और तू तो पूरी भाभी की चमची बन गई। अरे आप क्यों चल रहे हैं? ये तो अपनी मर्जी से बोल रही है, मैंने कुछ नहीं कहा इसे। अभी तो शुरुआत है। 2 दिन में तो ये मेरे खिलाफ पूरी पार्टी बना लेगी तुम्हारे साथ मिलकर। भैया आप ना जलो मत, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। भाभी की मुस्कान में जो बात है वो कहाँ आपके चेहरे में। और सुनो इसकी बात है, 2 दिन पहले तक तो मुझे ही सबसे प्यारा भाई बताती थी, अब भाभी आईने के पाला बदल लिया। तृप्ता हंसने लगती है। गुड़िया भी तृप्ता से लिपट जाती है। तभी सास वहां से गुजरती है और ये सब देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है। बाद में वो अपने पति यानी कि तृप्ता के ससुर के पास जाती है। सोनिया जी, एक बात कहूँ, हमारी गुड़िया कितनी अच्छी निकली ना? क्यों भाई, क्या हुआ अचानक? देखिए तो सही, बहू अभी घर में आई है और दोनों में ऐसी बनी है जैसे बरसों की सहेलियां हो। आजकल की ननदें तो भाभी पर रौब झाड़ती हैं, ताने मारती हैं, और यहाँ देखिए दोनों हंस हंस के बातें कर रही हैं। तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। घर में प्यार का माहौल है, फिर परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं हो, बस सोच रही थी अगर गुड़िया जैसी ननद ना होकर कोई और होती तो पता नहीं बहू का क्या हाल करती। वो तो शुक्र है अपनी गुड़िया का दिल बहुत साफ है। यही तो अच्छी बात है ना भाग्यवान, तुमने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को, इसीलिए तो दोनों इतने अच्छे से घुल मिल गया है। वरना आजकल तो घर घर में यही झगड़े होते हैं ननद भाभी के। सही कह रहे हैं आप। चलिए भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मेरे घर में ऐसा प्यार बना रहे। इतने में गुड़िया दौड़ती हुई आती है। मम्मी देखो ना, भाभी ने मुझे कितनी अच्छी चूड़ियां दिलाई है, मुझे पहना दीजिए ना। अरे वाह, चल देखा। तृप्ता भी पीछे से आती है और सास को देखकर थोड़ा सकुचा जाती है। मम्मी जी वो मैं गुड़िया के लिए लाई थी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं बेटा, बुरा क्यों लगेगा, तू तो मेरी बेटी जैसी है और गुड़िया तेरी छोटी बहन जैसी। यूं ही प्यार बना रहे तुम दोनों में। घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है और तृप्ता को महसूस होता है कि उसे ये घर अपना सा लगने लगा है। समय बीतता जाता है और तृप्ता गुड़िया का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। सुबह होते ही सबसे पहले उसे गुड़िया की चिंता रहती है। गुड़िया उठ जाना, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी, देख नाश्ता बना दिया मैंने तेरा फेवरेट। भाभी 10 मिनट और सोने दो ना प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, उठ जल्दी, नहीं तो खाना ठंडा पड़ जाएगा और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गुड़िया उठकर तैयार होती है। तृप्ता खुद उसे नाश्ता कराती है, टिफिन पैक करती है। शाम को कॉलेज से आने पर उसकी पढ़ाई में मदद करती है। भाभी ये मैथ्स का सवाल समझ में नहीं आ रहा। ला दिखा। अरे ये तो बहुत आसान है, देख इसे ना ऐसे करते हैं। दोनों घंटों साथ बैठकर पढ़ाई करती, फिर बातें करती, कभी फिल्में देखने चली जाती तो कभी बाजार घूमने। गुड़िया अपने दिल की हर बात तृप्ता से शेयर करती। भाभी एक बात बताऊं, मुझे कॉलेज में ना एक लड़का अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो ये बात है, चल बता कौन है। सास ये सब देखकर बहुत खुश होती। भगवान का शुक्र है, बहू आई है तो घर में रौनक आ गई है। मेरी गुड़िया को तो जैसे बड़ी बहन मिल गई हो। समय गुजरता जाता है और गुड़िया की शादी की बात चलती है। रिश्ता तय हो जाता है। लड़के का नाम रोहन होता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन गहनों को लेकर ससुर परेशान रहते हैं। देखो भाग्यवान, जितना बजट सोचा था उतने में गहने पूरे नहीं पड़ रहे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा जी, गुड़िया की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तृप्ता ये सब सुन लेती है और बिना किसी को बताए अपने कमरे में जाकर अपने गहनों का डिब्बा निकालती है। शाम को सबके सामने लाकर रख देती है। मम्मी जी ये लीजिए, ये मेरे गहने हैं, गुड़िया की शादी में काम आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ये तेरे है, तेरी शादी के हम कैसे ले सकते हैं। मम्मी जी गुड़िया मेरी भी तो बेटी जैसी है, उसकी शादी में कोई कमी रह जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज मना मत कीजिए। नीलेश भी ये देखकर भावुक हो जाता है। तृप्ता तुमने तो। आप कुछ मत बोलिए, ये मेरा फैसला है। गुड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है। विदाई के वक्त पूरा घर रोता है, पर तृप्ता का रोना कुछ अलग होता है, जैसे सच में उसकी अपनी बेटी विदा हो रही हो। भाभी आप मेरी माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। पगली रोती क्यों है,
ससुराल में खुश रहना और आप फोन करती रहना रोज। गुड़िया के जाने के बाद घर बिल्कुल सुना हो जाता है। तृप्ता कई दिनों तक शांत रहती है, ज्यादा बोलती नहीं, अपने कमरे में अकेले बैठी रहती। सास ये देखकर उसे समझाने आती है। बेटा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? मम्मी जी घर बहुत सुना लग रहा है, गुड़िया के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देख बेटा, तूने उसे बेटी माना है ना, तो ये तो समझ, बेटी तो एक दिन विदा होती है, ये तो हर घर का नियम है। तो इतना उदास मत हो, वो खुश है अपने घर में, यही सबसे बड़ी बात है। ससुर भी तृप्ता को समझाते हैं और धीरे धीरे तृप्ता अपने आप को संभाल कर फिर से घर के कामों में लग जाती है। कुछ महीनों बाद गुड़िया अपने पति रोहन के साथ पहली बार मायके आती है। तृप्ता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे आ गई मेरी गुड़िया, कैसी है तू? रोहन जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? तृप्ता उन दोनों की जमकर खातिर करती है। रोहन के लिए खास पकवान बनाती, गुड़िया के लिए उसकी पसंद की मिठाई मंगवाती। रोहन जी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और गुड़िया तो आ मेरे साथ रसोई में, चल थोड़ी बातें करते हैं। गुड़िया और तृप्ता रसोई में घंटों बातें करती रहती। गुड़िया अपने ससुराल की हर छोटी बड़ी बात तृप्ता को बताती। भाभी वहां सासू माँ ना थोड़ी सख्त है, शुरू में तो डर लगता था पर अब ठीक है। और भाभी एक बात बताऊं? सास ये सब दूर से देखती रहती। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये क्या, गुड़िया तो जब से आई है मेरे पास बैठी नहीं, बहू के साथ ही लगी पड़ी है। माँ तो मैं हूँ, फिर भी सारी बातें बहू से कर रही है। रात को सास ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आपने देखा, गुड़िया आई है पर मेरे पास 2 मिनट नहीं बैठी, बहू के साथ ही चिपकी हुई है। अरे तो क्या हुआ, दोनों में इतना प्यार है, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, पर मुझे भी तो लगे मेरी बेटी है, वो तो जैसे भूल ही गई कि माँ भी कोई चीज होती है। ये कैसी बात कर रही हो? अभी तक तो तुम खुश होती थी दोनों को साथ देखकर। सास चुप हो जाती है, पर उसके मन में एक हल्की सी जलन घर करने लगती है, जो धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी दिखने लगी। रात को खाना खाने के बाद सास गुड़िया को अपने कमरे में बुलाती है। घर में बाकी सब अपने कामों में लगे होते हैं। ए गुड़िया बेटा, जरा इधर आ, बैठ मेरे पास 2 मिनट। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तू आई है 2 दिन से, पर एक बार भी मेरे पास बैठकर बातें नहीं की। हर वक्त भाभी भाभी, कभी रसोई में, कभी उसके कमरे में। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी के पास बैठती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। नहीं बेटा, पर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तू मेरी नहीं भाभी की बेटी है। माँ तो मैं हूँ, फिर भी तुझे उसके साथ ही अच्छा लगता है। हाँ माँ, ये सही कहा आपने, मैं भाभी की ही बेटी हूँ, उन्होंने ही तो पाला है मुझे इतने प्यार से। सास का चेहरा एकदम उतर जाता है, वो कुछ नहीं बोलती, बस उठकर चली जाती है। गुड़िया को समझ में नहीं आता कि माँ को इतना बुरा क्यों लगा, वो तो बस मजाक कर रही थी। अगले दिन सास अपनी बहन के घर जाती है, जो उसी शहर में रहती है। बहन उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ दीदी, आज तो चेहरा उतरा हुआ है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर होती जा रही है, और वो भी किसकी वजह से? बहू की वजह से। ये क्या कह रही हो दीदी, साफ साफ बताओ। सास सारी बात बताती है कि कैसे गुड़िया अब माँ से ज्यादा भाभी के पास रहती है, कैसे कल उसे मजाक में कह दिया कि वो भाभी की बेटी है। सोचो जरा, मैंने 9 महीने पेट में रखा उसे, और वो कह रही है भाभी की बेटी है। दिल टूट गया मेरा तो। दीदी तुम भी ना इतनी सीधी हो। देखो एक बात बताती हूँ, तुम्हें अपनी बेटी को वापस अपने पास लाना है तो थोड़ी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मतलब क्या करूं मैं? देखो तुम गुड़िया को हर रोज फोन करो, सुबह शाम पूछो क्या खाया, क्या हुआ, कैसा दिन गुजरा। उसे लगना चाहिए कि माँ को उसकी कितनी फिक्र है। अरे ये तो मैं करती हूँ। अरे बस इतना नहीं, धीरे धीरे बातों बातों में उसे ये भी बताना शुरू करो कि उसके जाने के बाद घर कैसे बदल गया है, भाभी का रूप कैसे बदल गया, कैसे अब घर में किसी का ध्यान नहीं रखा जाता, समय पर खाना नहीं मिलता, कपड़े धुले नहीं मिलते, भाई भी भाभी की बातों में आकर माँ बाप की परवाह नहीं करता। अरे पर ये तो सच नहीं है ना, तृप्ता तो बहुत अच्छे से रखती है सबका ध्यान। नहीं दीदी, सच झूठ का चक्कर छोड़ो, तुम्हें अपनी बेटी चाहिए कि नहीं? जब गुड़िया को यकीन हो जाएगा कि भाभी की वजह से घर बिगड़ रहा है, तो वो अपने आप भाभी से दूर होने लगेगी और तुम्हारे करीब आएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, गुड़िया कभी तृप्ता से ये बातें ना कहे, नहीं तो पोल खुल जाएगी और तुम्हें ही घर से निकाल सकती है वो। सास कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। मन में हल्का सा डर भी है, पर बेटी को पास लाने की चाहत उस पर हावी हो गई थी। घर आकर सास अपना खेल शुरू कर देती है। रोज गुड़िया को फोन करती, बेटा खाना खाया, क्या बनाया आज? हाँ माँ खा लिया, आप बताओ आप लोग कैसे? हम तो ठीक है बेटा, क्या बताओ, अब तू तो चली गई, कोई पूछता भी नहीं।
क्यों माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आजकल तेरी भाभी का रवैया थोड़ा बदल गया है। कल तेरे पापा को टाइम पर खाना भी नहीं मिला। मैंने कुछ कहा तो जवाब दे दिया। क्या? भाभी ऐसा कर सकती है? अरे छोड़ ना बेटा, तू परेशान मत हो। मैं तो आदत डाल रही हूँ, वैसे भी अब घर में मेरी सुनता कौन है। ये सिलसिला हर दिन चलता रहता है। कभी सास कहती कि उसके कपड़े समय पर नहीं धुलते, कभी कहती नीलेश अब माँ बाप से ज्यादा बीवी की सुनने लगा है। पता है, कल तेरे भाई ने भी मुझसे ऊंची आवाज में बात की। पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था वो, जब से भाभी आई है सब बदल गया है। पहले तो गुड़िया को यकीन नहीं होता। माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? भाभी तो इतना ख्याल रखती थी मेरा, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटा, तू तो वहां थी नहीं ना। अब जैसा दिखती थी वैसी है ही नहीं वो। तो भी कुछ दिन रुक कर देख, अगली बार आए तो। धीरे धीरे रोज रोज की इन बातों का असर गुड़िया के दिल पर होने लगता है। जो भाभी उसे अपनी जान से प्यारी थी, उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर उसका मन कड़वा होने लगता है। वो सोचती है कि आखिर माँ झूठ क्यों बोलेगी, जरूर कुछ तो बदल गया होगा। धीरे धीरे उसके दिल में तृप्ता के लिए जो प्यार और सम्मान था, वो शक और नाराजगी में बदलने लगता है। कुछ हफ्तों बाद गुड़िया फिर मायके आती है। पहले जैसे वो आते ही सीधे रसोई में जाकर तृप्ता से लिपट जाती थी, अब वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे गुड़िया आ गई, कैसी है तू? इस बार बड़े दिन लगा दिए। ठीक हूँ, माँ कहाँ है? तृप्ता को अजीब लगता है पर वो टाल देती है। गुड़िया, रोहन जी कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? पिछली बार तो बता रही थी बुखार था। ठीक है वो, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रोहन की चिंता छोड़िए, जिनके साथ रह रही है ना उनका ख्याल रखिए। तृप्ता को ये सुनकर धक्का लगता है पर वो चुप रह जाती है। रात को तृप्ता उसके कमरे में जाती है बात करने, पर गुड़िया दरवाजा बंद कर देती है। गुड़िया सो गई क्या? जरा बात करनी थी। सब ठीक है ना? मुझे नींद आ रही है भाभी, फिर कभी बात कर लेंगे। तृप्ता वापस लौट जाती है, मन में एक अजीब सी उदासी लिए। कुछ दिनों बाद गुड़िया के ससुराल में एक पार्टी होती है, कोई फंक्शन। गुड़िया फोन करके सिर्फ माँ पापा को बुलाती है। माँ पापा, आप दोनों आ जाना शनिवार को, हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है। ठीक है बेटा, और भाभी को भी बता दूं क्या, साथ में ले आऊं उसे? नहीं माँ, जरूरत नहीं है, आप और पापा ही आ जाना। सास खुश हो जाती है कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। अब गुड़िया तृप्ता से ज्यादा उसे मानती है। सास ये बात तृप्ता को बताती है पर बड़े इत्मीनान से, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तृप्ता बेटा, हम दोनों जा रहे हैं शनिवार को गुड़िया के यहाँ, तो घर संभाल लेना। जी मम्मी जी। पर मैं भी चलूं क्या साथ में? गुड़िया से मिले भी काफी दिन हो गए। अरे नहीं, तू क्यों परेशान होगी, तो घर ही देख ले। तृप्ता को समझ में आ जाता है कि उसे जानबूझकर नहीं बुलाया गया, पर वो कुछ नहीं कहती। मन ही मन बहुत दुखी होती है। उस रात वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ पता है, गुड़िया अब मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। उसके ससुराल में पार्टी थी तो सिर्फ मम्मी पापा को बुलाया, मुझे तो पूछा तक नहीं। क्यों बेटा, क्या हुआ अचानक? पहले तो बहुत लगाव था उसका तुझसे। पता नहीं माँ, मैंने तो उसे हमेशा बेटी की तरह रखा, उसका ख्याल रखा, पढ़ाई में मदद की, अपनी शादी के गहने तक दे दिए उसकी शादी में, फिर भी ऐसा क्यों कर रही है? देख बेटा, एक बात समझ, तूने उसे बेटी माना ये तेरा बड़प्पन था, पर हकीकत ये है कि ननद कभी बेटी नहीं बन सकती। माँ बेटी का रिश्ता तो एक ही होता है। उसकी असली माँ तो वही है जिसने उसे जन्म दिया है। तू लाख प्यार कर ले, तू उसकी माँ नहीं बन सकती। और शायद उसे भी अब यही एहसास हो गया है कि उसकी माँ कौन है और तू कौन है। पर माँ, मैंने तो कभी उसकी जगह लेने की कोशिश भी नहीं की, मैं तो बस उसे प्यार करती थी। मैं जानती हूँ बेटा, पर दुनिया का यही दस्तूर है। तू ज्यादा मत सोच, अपना फर्ज निभाती रह, बाकी भगवान पर छोड़ दे। तृप्ता का मन बहुत भारी हो जाता है, पर वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। इसके बाद से गुड़िया जब भी आती उसका व्यवहार और बदलता जाता। भाभी ये क्या बनाया है? हमारे ससुराल में तो इससे कहीं अच्छा खाना बनता है, वहाँ तो कुक भी है। तृप्ता चुप रह जाती। भाभी ये साड़ी कहाँ से ली आपने? इतनी पुरानी डिजाइन, मेरी सासू माँ तो हमेशा लेटेस्ट डिजाइन ही पहनती है। एक दिन गुड़िया रोहन की तारीफ करते हुए तृप्ता पर ताने कस देती है। हाँ, आपको पता है भाभी, अच्छी बहू वो होती है जो अपने घर को ससुराल से ज्यादा तवज्जो दे, जो सबका ख्याल रखे, मायके वालों को ज्यादा भाव ना दे। ये तुम मुझसे कह रही हो गुड़िया? नहीं, मैं तो ऐसी कह रही थी। वैसे भी आजकल तो बहुएं बदल जाती है ना शादी के कुछ साल बाद। तृप्ता को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या है।
धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। गुड़िया जब भी आती न तृप्ता उससे पूछती क्या खाना पसंद है, न जाते वक्त कोई साड़ी, सूट या पैसे देती। गुड़िया को ये सब अखरने लगा तो उसने अपनी माँ से उम्मीद लगानी शुरू कर दी। माँ, इस बार मेरे लिए वो वाली दाल बनाना जो मुझे पसंद है, और जाते वक्त ना कुछ पैसे भी रख देना। भाभी तो साड़ी भी देती थी, न जाने कितने पकवान बनाती थी, आगे पीछे लगी रहती थी। लेकिन अब तो लगता है फॉर्मेलिटी है यहाँ आना। मुझे बुलाकर तो खुद फोन पर किड लॉजिक्स की कहानी देखती रहती है। अरे बेटा, मुझसे रोज रोज खाना बनाना नहीं होता अब, और कहानी देखे बिना तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। क्या मजेदार कहानी होती है। खैर तू तो देख रही है, उम्र हो गई है मेरी, और पैसे भी कोई पेड़ पर नहीं उगते कि हर बार तुझे विदा करते वक्त दूं। पहले तो भाभी दे देती थी सब, उसी का दिल है फालतू फेंकने का पैसा। फालतू? वाह माँ, वैसे तू भी जानती है कि भाभी से मैंने झगड़ा तेरे कारण मोला है। बस ये तो है, अब क्यों नहीं देती? आप ही ने तो कहा था वो बदल गई है, बोला था ना। सास गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है और बिना सोचे समझे बोल जाती है। अरे बदली नहीं थी वो सब मैंने ही करवाया था। तेरी बुआ ने सिखाया था मुझे कि तुझे भाभी से कैसे दूर करना है। मुझे बुरा लगता था तू भाभी के इतने पास और मुझसे दूर। गुड़िया को जैसे करंट लग जाता है। वो कुछ पल के लिए सुन्न सी खड़ी रह जाती है। ये क्या कह रही हैं आप माँ? आपने ये सब करवाया? भाभी ने तो कभी मेरे बारे में एक गलत शब्द नहीं कहा आपसे, और मैं उन्हें कितना कुछ सुनाती रही। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सीधा तृप्ता के कमरे की तरफ भागती है। तृप्ता उस वक्त सो रही थी। गुड़िया धीरे से उसके पास जाकर उसके पैर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तृप्ता हड़बड़ाकर उठ जाती है। ए गुड़िया, ये क्या कर रही है? उठ यहाँ से। नहीं भाभी, पहले मेरी बात सुनो। माँ ने ही सब कुछ करवाया है। उन्होंने मुझे फोन पर आपके खिलाफ भरा, झूठी बातें बताई, और मैं मूर्ख उनकी बातों में आ गई। मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। तृप्ता को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पुरानी सारी बातें याद आ जाती है, पर गुड़िया की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। ए पगली, रो मत। मैं जानती हूँ तू अपने मन से ऐसी नहीं थी। इतने में सास भी दरवाजे पर आ खड़ी होती है, सब सुन चुकी थी। तृप्ता उठकर उसकी तरफ देखती है। अम्मी जी, आप जैसी माएं ही बहन को भाई भाभी से दूर कराती हैं। यहाँ की बात वहां, वहां की यहाँ। अरे इसमें गुड़िया का क्या दोष है? कोई भी बेटी ये सुनकर कि भाभी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखती, यही करेगी जो गुड़िया ने किया। हाँ माँ जी, क्या बोलूं आपको? सास शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही है, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने ही घर की खुशियां बर्बाद कर रही हूँ। तृप्ता सास को गले लगा लेती है, फिर गुड़िया को भी। तीनों की आंखों में आंसू होते हैं, पर अब वो शिकवों के नहीं, अपनेपन के आंसू होते हैं। घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आती है और इस बार रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। अभी तक एक भी बहू नहीं उठी है, न नाश्ता बना है न चाय। क्या करें हम, कहाँ जाएं? बुढ़ापा आ गया, लेकिन तुम्हारा शायरी का शौक खत्म नहीं हुआ है। शायरी छोड़ो, चाय बनाओ। मेरा तो सर दर्द हो रहा है बिना चाय के। हाँ हाँ, बना देता हूँ। घड़ी में 4 बज रहे थे। राजेंद्र और शांति के अलावा सभी लोग आराम से सो रहे थे। किचन में खटपट की आवाज सुनकर बड़ी बहू नीलम की आंख खुल गई। उसने लेटे लेटे ही अपने पति प्रकाश से कहा, क्या है यार, तुम्हारे मम्मी पापा रोज रोज 4 बजे जाग जाते हैं, फिर मम्मी जी मुझे ताने मारती है कि मैं लेट उठी। हाँ तो तुम भी उठ जाओ ना। 4 बजे जागने का फालतू शौक नहीं है मुझे। ठीक है तो फिर सोती रहो। नीलम वापस अपनी आंखें बंद करती है कि सासू माँ ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बहू, ओ बहू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तुम लोगों को रोज रोज उठाने आना पड़ता है, खुद से भी कभी सोच लिया करो। कहाँ ही लिखा है अच्छे से सोना। आ रही हूँ मम्मी जी। नीलम उठकर बाहर आती है, जहाँ उसकी देवरानी पहले से ही सोफे पर बैठी बैठी ऊँघ रही होती है। क्या हुआ चित्रा, नींद पूरी नहीं हुई क्या? दीदी, कभी कभी तो लगता है कि शादी करना ही गुनाह है, सोने को भी नहीं मिल रहा है। अब तुम दोनों बातों में क्या लग गई हो? चलो नाश्ता बनाने की तैयारी करो। तुम्हारे ससुर जी ने चाय तो बना ली है। हाँ हाँ, बहुत एहसान हो गया है हम पर। अरे कभी तो सोने दो हमें। रहने दे, बोलकर कुछ फायदा कहाँ है। ये मम्मी जी का हाल हमेशा से ही ऐसा है। पता नहीं ये दोनों रात में सोते भी हैं या नहीं। अरे नहीं सोते तो क्या, हमारी नींद तो खराब ना करे। चित्रा उठकर किचन में आ जाती है और देखती है 2 कप चाय बनाने के चक्कर में ससुर जी ने 4 बर्तन खराब किए थे। पापा जी, कल से चाय मैं ही बना दूंगी, आप किचन में मत आया कीजिए। क्यों बहू, तुम मुझे किचन से बेदखल कर रही हो?
नहीं पापा जी, आप लोग सैर पर जाया कीजिए, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। ये बात तो सही है। सुनो भाग्यवान, कल से हम दोनों घूमने निकल जाया करेंगे। ठीक है। चाय नाश्ते से फ्री होकर दोनों बहुएं आराम से बैठी ही थी कि उनकी सास नया आदेश लेकर आ गई। बहू, तुम लोग बैठी हो, खाना नहीं बनाना है क्या? बना देंगे मम्मी जी, आप भी ना बस बैठे दिखाने की काम पकड़ा देती हो। अरे ये घर का काम है, घर है यहाँ तो काम तो होगा ही ना। हाँ वो तो होता ही है, लेकिन अगर अलग अलग रहते तो अच्छा होता। क्या कहा बहू तूने? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। नीलम और चित्रा किचन में काम करने जाते हैं और रोटियां सेकते वक्त नीलम कहती है, छोटी, मान लो हम अलग अलग रहते तो कितना काम कम करना पड़ता ना, सिर्फ मतलब अपना ही काम करना पड़ता। हाँ वो तो है दीदी, एक साथ रहने में तो काम बहुत हो जाता है, लेकिन साथ रहने में मजा भी तो आता है। हाँ हाँ सही कह रही हो। नीलम के मन में बंटवारे की बात काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन इस बात को उठाने का ना तो उसे मौका मिल रहा था ना सही वक्त। क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? सोना क्या, मम्मी जी फिर जगा देंगी। मेरी ना नींद पूरी होती है ना मुझे चैन मिलता है। सुबह शाम बस सबके लिए खाना खाना खाना, इतनी रोटियां तो कभी मायके में भी नहीं बनाई। क्या हुआ, तो क्या चाहती हो तुम? देखो अभी हमारे आगे बहुत बड़ा जीवन पड़ा है और ये घर छोटा लगता है, क्यों ना हम अलग घर ले लें या फिर देवर जी को अलग कर दें। अरे अभी से अलग होने की क्या जरूरत है? अभी से शुरू करेंगे तभी सही वक्त पर हम जाकर अपना घर बना पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, आगे से मत बोलना। ठीक है सो जाइए। प्रकाश सो जाता है और नीलम के दिमाग के घोड़े भागने लगते हैं और उसके चेहरे की मुस्कान बता देती है कि उसने योजना बना ली है। अगले दिन नीलम जल्दी उठकर किचन में चली गई। सब लोग सोते रहो, मैं ही तो नौकरानी लगी हूँ, यहाँ किसी को परवाह कहाँ है मेरी। अरे बहू, अभी तो 3:30 हुआ है, तू इतनी जल्दी किचन में आकर क्या करने लगी? मम्मी जी आप तो रहने ही दीजिए, जल्दी उठो तो दिक्कत है, ना उठो तो दिक्कत, लेकिन घर में किसी ने सोचा अकेले अकेले क्या करूं मैं। दीदी क्या हुआ, आपका मूड क्यों हिला हुआ है इतना। अब तो ये घर भी हिलाऊंगी देवरानी जी। मैं छोटी से देवरानी कब बन गई। हमेशा से देवरानी ही थी तुम, मैंने ही सिर पर चढ़ा रखा था, किसी काम में आज तक हाथ बटाया है तुमने मेरा। अरे ये क्या हिसाब मांग लिया, खूब काम करती हूँ मैं भी, झाड़ू आप लगाओ मैं पोछा करती हूँ। सब्जी रोटी तो मैं ही बनाती हूँ ना। हाँ तो बर्तन तो मैं भी धोती हूँ ना। चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? मम्मी जी आज इन्होंने मेरा दिल दुखा दिया। अब कोई रूठे या कुछ भी हो, सब अपना अपना काम देखो, मुझसे नहीं होता इतना काम। मेरी चाय बन गई है, मैं जा रही हूँ। अरे बहू, पर हमारी। सब अपना अपना काम करे, मैं करूंगी अब आराम। नीलम कमरे में आ जाती है और मन ही मन खुश होती है। वाह 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 नीलम, क्या जबरदस्त शुरुआत की है कलेश की। अब मम्मी जी पापा जी को लगेगा कि दोनों बहुएं एक साथ रह नहीं पा रही हैं और अपने आप ही चित्रा और देवर जी को यहाँ से कहीं और भेज देंगे। नीलम अपने ख्याली पुलाव पकाने में लगी हुई थी कि प्रकाश उसके पास आकर बोला, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने लड़ाई की है घर में? अब मेरा यहाँ रहना बन नहीं पा रहा है सबके साथ, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो काम पे काम करती रहूंगी। कहीं तुम ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रही ना? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। ठीक है, मान लिया, लेकिन अब जाकर नाश्ता तो बना दो। नीलम कमरे से बाहर आती है और किचन में चित्रा को काम करता देखकर हॉल से ही कहती है, किचन खाली कर दो, मुझे अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करना है। पति मेरा भी है और जितना हक आपका इस किचन पर है उतना मुझे भी है। काम करने का मन है तो एक तरफ अपना काम करो। लगता है अब बॉर्डर इसी घर में बनेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अचानक से बड़ी बहू को क्या हो गया है। दोनों बहुएं बहुत लड़ाई कर रही हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ाई करेंगी तो सारा मोहल्ला सुन लेगा। अपने पति की बात सुनकर शांति बाहर आई और दोनों बहुओं को समझाकर बोली, तुम दोनों चुप रहो, मोहल्ले में तमाशा बनाना है क्या? तमाशा तो होगा मम्मी जी, अब बहुत भयंकर होगा। हाँ तो मैं भी मुंह में दही जमा कर नहीं बैठी हूँ। मम्मी जी नाश्ता बन गया है, आकर कर लीजिए। नीलम बहू, तू भी नाश्ता कर ले और आराम से रह। वो क्या कहता है विवेक? हाँ, चिल करो। चिल नहीं मम्मी जी, चिल्लाना। अब बिना चिल्लाए कुछ नहीं होगा और ये सब मुझे नहीं खाना है, मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी, आपको खाना हो तो बना दूंगी। अरे अब अपनी लड़ाई में हम बुढ़े बुढ़ी को मत खींचो। घर में होता शोर सुनकर प्रकाश कमरे से बाहर आता है। क्या कर रही हो नीलम तुम ये? मुझे ऑफिस जाना है और तुम रायता फैला रही हो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं फैला रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं अपना काम कर लूंगी और देवरानी जी अपना काम करे बस। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, ऐसे कलेश में रहने से अच्छा है मैं कहीं और रहने चली जाऊं। एक बार अजय वापस आ जाए फिर मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, जिसको जो करना है करो, लेकिन घर में शांति रहने दो। मैं तो घर में ही हूँ जी।
अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अजय को आने में 2 दिन बाकी है, तब तक तो अच्छे से रह लो तुम दोनों। ठीक है पापा जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और घर में कोई गड़बड़ मत करना। हाँ, नहीं होगी कोई गड़बड़। प्रकाश ऑफिस चला जाता है और बाकी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। नीलम कमरे में आती है और अपनी सहेली पूजा को फोन करती है। क्या बात है, आज सुबह सुबह ही याद कर लिया? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुझसे ही कहती थी, अलग अलग रहने में थोड़ा चैन रहता है। बड़ी जल्दी समझ आ गई ये बात। वैसे क्या सच में अलग हो गई तू? हो जाऊंगी, जल्दी ही हो जाऊंगी। अच्छा, और तेरे सास ससुर वो किसके साथ रहेंगे? सास ससुर? हाँ और क्या, अब वो थोड़ी ना अलग रहेंगे, वो किसके साथ रहेंगे, किसके घर में, तेरे साथ या देवरानी के साथ? ये सब तो सोचा ही नहीं। अगर सासू माँ मेरे साथ रही तो मैं तो कभी 8-10 बजे तक सो ही नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, तुझसे बाद में बात करूंगी। नीलम फोन रखकर कमरे से बाहर आ जाती है और देखती है कि देवरानी अभी भी घर के कामों में लगी हुई है। अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं बहुत खराब और चित्रा बहुत अच्छी है, तो मम्मी जी और पापा जी उसके साथ ही रहने चले जाएंगे। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो इतना? काम वाम नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है मम्मी जी, मेरे पास कोई काम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम? हे भगवान बहू, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। और अब आप हटिए, मुझे देखना है टीवी। नीलम अपनी सास से रिमोट लेकर खुद ही टीवी देखने बैठ जाती है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा तो खोल दे जाकर, देख कौन आया है। अकेली मैं थोड़ी ना रहती हूँ इस घर में, और भी लोग हैं। मैं खोलती हूँ मम्मी जी। चित्रा दरवाजा खोलती है और देखती है कि बुआ जी आई हुई हैं। मम्मी जी, रानी बुआ आई है गांव से। बहू, ये आवाज कम कर टीवी की और नाश्ता लेकर आजा। मम्मी जी, वो मेरी बुआ जी नहीं है, आप देखो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या बात है, छोटी बहू काम कर रही है और बड़ी बहू टीवी में लगी है। अरे कुछ नहीं, वो तो बस नीलम की तबीयत जरा ठीक नहीं है। मम्मी जी, क्यों अच्छी भली बहू को बीमार बता रही हो? मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अच्छा, तो ये ले मेरा सामान कमरे में रखा, 1 हफ्ते तक यहीं रहूंगी अब तो। वो रहा कमरा, आप खुद चली जाइए। ये कैसे बात कर रही है तुम्हारी बहू मुझसे? अरे अरे, आप नाराज मत होइए बुआ जी, मैं रखाती हूँ सामान। पिछली बार तो तुम्हारे घर में सब सही था, अब ये एक पूर्व को पश्चिम को कैसे भाग रही है? मुझे खुद समझ नहीं आता। खैर, आप वो सब छोड़िए और चाय लीजिए। अभी तो मैं थक गई हूँ, पहले थोड़ा नहा धो लूं, फिर खाने पीने का देखती हूँ। ठीक है, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। बुआ जी नहाने की तैयारी में लग जाती है और पास से गुजर रही नीलम को टोकती है। बहू सुनो। क्या है? आए हाय, क्या बहू है। मैं ये बोल रही थी कि मैं नहाने जा रही हूँ, जरा तौलिया तो ला कर दे दे। आप नहाने जा रही हो? 1 मिनट। क्या हुआ, तू बाथरूम में क्यों घुस रही है? नीलम जल्दी से बाथरूम में जाती है और जाकर अपना साबुन शैम्पू सब बाहर निकाल लाती है। अब मैं कैसे नहाऊंगी? बुआ जी, ये सब सामान तो आपको अपना लाना चाहिए ना, इतने दिन के लिए आई हैं, साबुन तक नहीं ला सकी? नीलम की बात सुनकर बुआ जी शांति को आवाज लगाने लगती है। शांति, शांति, देखो तुम्हारी बहू ने साबुन तक उठा लिया बाथरूम से। बहू, साबुन दे देना बुआ जी को, पूरा थोड़े ना घिस लेंगी। नहीं, मेरी चीज है, मैं किसी को नहीं दूंगी। पता भी है मेरा पति एक एक पैसा कैसे कमाता है, मुश्किल से कमाता है, तब जाकर ईएमआई पर ये साबुन लिया है। आह, बुआ जी आप आइए, मैं आपको देती हूँ साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, सब कुछ। आय हाय, क्या बहू है। देखो, एक तो सब देने को तैयार है और दूसरी कितनी बेकार है। जो बोलता है वही होता है। बहू बस कर जा, बुआ जी हैं वो। जा रही हूँ अपने कमरे में, 1 मिनट, वो पानी का डिब्बा भी मेरा ही है। अब क्या बुआ जी लोटे से नहाएंगी? मैं हाथ मुंह धोकर ही बाहर आती हूँ। चित्रा बहू, तू खाने की व्यवस्था कर, बहुत भूख लग गई है। खाने की बात सुनकर नीलम सबसे पहले किचन में आकर खड़ी हो जाती है और अपने लाए हुए सारे बर्तन एक साइड रख देती है। दीदी, वो बुआ जी को क्रॉकरी में खाना दे। किसके पास है क्रॉकरी? मेरे पास तो नहीं है। आपने ये सारे बर्तन डिब्बे में क्यों भर दिए? अब बुआ जी को किस में देंगे खाना? मम्मी जी डांट लगाएंगी। लगाएं तो लगाती रहे। ये लो दोना पत्तल, इसमें दो खाना उन्हें। न जाने क्या हुआ है दीदी को। चित्रा दोने पत्तलों में खाना परोस कर रखती है और ये देखकर सासू माँ और बुआ जी का पारा हाई हो जाता है। ये दिन आ गए हैं अब तुम लोग मुझे ऐसे खाना खिलाओगे? इतना भी क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट मेरे मुंह में ही परोस दो। जल जाएंगी आप। क्या? बहू, क्या है ये? बर्तन कहाँ है? अरे अरे, आप लोग गुस्सा मत कीजिए। वो क्या है ना, आज एकदम बाहर जैसा खाना बना है, तो पूरा फील लाने के लिए ये सब इंतजाम किया है मैंने। हाँ हाँ, फील के लिए। आज तो बचा लिया तूने बहू। सारे बर्तन पैक कर दिए हैं दीदी ने, अब तो इनमें ही खाना पड़ेगा मम्मी जी।
बहू से तो बाद में निपटूंगी, अभी बुआ जी नाराज नहीं होनी चाहिए। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रात के वक्त नीलम को मच्छर लगने लगते हैं। अरे, मेरे कमरे से मच्छर की दवाई कहाँ गई? लगता है बुआ जी की सेवा में लगा दी। अभी वापस लेकर आती हूँ। नीलम बुआ जी के कमरे में आती है और मच्छर की दवाई निकालकर अपने कमरे में ले जाती है। अभी वो आराम से सोई ही थी कि बुआ जी ने हल्ला मचा दिया। क्या हुआ दीदी, घर में चोर आ गए हैं क्या? सब ठीक तो है ना? मेरे कमरे से मच्छर की दवाई किसने ली? पता है कितने मच्छर हैं, कान पर ही गुनगुना रहे हैं। बुआ जी, आपको तो आदत होगी ना ऐसे सोने की। गांव में मच्छर नहीं है क्या? गांव में मच्छर की दवाई है, और ये क्या तुमने अपने कमरे में लगा ली? वो मेरी ही है। आप 1 हफ्ते के लिए आई हैं, आपको साथ में लानी चाहिए थी ना। ये सब क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था। बुआ जी, वक्त, किस्मत और शक्ल एक जैसी थोड़ी ना रहती है हमेशा। बहू, तू तो समझदार है ना, दे दे मच्छर की दवाई बुआ जी को। मम्मी जी, किसने कहा मैं समझदार हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। देखो तो कैसे जबान चला रही है। बुआ जी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, मैं ला कर देती हूँ अपने कमरे से। चित्रा अपने कमरे से दवाई उनके कमरे में लगा देती है और किसी तरह रात काटती है और सुबह तक अजय भी वापस आ जाता है। अरे भाभी, 1 गिलास पानी तो देना। क्यों देवर जी, आते ही आपने देवरानी जी के हाथों में मेहंदी लगा दी है क्या, जो मुझसे पानी मांग रहे हैं? ये भाभी को क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रही हैं? अभी तो सुनो, कैसे कैसे बोलेगी। चित्रा, पानी ला दो। अभी लाई। अब तो देवर जी भी आ गए हैं, अब फैसला हो जाएगा कौन कहाँ से जाएगा। हम लोग ही जाएंगे, और क्या। सभी लोग नाश्ता करने बैठते हैं। नीलम और चित्रा ने अलग अलग चीजें बनाई थी। ये अलग अलग नाश्ता? हाँ बेटा, बड़ी बहू चाहती है कि अब सब लोग अपनी अपनी अलग गृहस्थी बसाएं। लेकिन क्यों? मुझसे नहीं होता इतने लोगों का काम, और हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं। अच्छा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चित्रा को अपने साथ नौकरी पर ले जाऊंगा। हाँ, तो अगली बार आप साथ ले जाना। बहू, एक पराठा तो देना। सॉरी मम्मी जी, मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाए हैं। तू मुझे खाना भी नहीं दे रही है बहू। नीलम बहू तो बिल्कुल ही बदल गई है। मैं बना देती हूँ मम्मी जी आपके लिए। चित्रा किचन में जाती है और नीलम मन ही मन सोचती है, करो करो और अच्छे अच्छे काम करो और मम्मी पापा जी को साथ ले जाओ। चित्रा सबके लिए अलग से पराठे बनाती है और शांत रहकर जेठानी की सारी बातें भी सुन रही थी। अब दिन ही कितने बाकी है, चले जाएंगे हम यहाँ से। चलिए मम्मी जी पापा जी, हम सब बाहर घूमने जाते हैं। भैया से गाड़ी की चाबी मांग लेता हूँ। कोई चाबी वाबी नहीं मिलेगी, कोई फ्री का सामान नहीं है जो उठाया और चल दिए। हम आपको भी ले जाने वाले थे। मुझे नहीं घूमना तुम सबके साथ। अब और नहीं रुका जा रहा इस घर में मुझसे, कोई कहीं जाए या ना जाए, मैं तो जाती हूँ। हाँ बुआ जी, और अगली बार अपना साबुन पानी साथ लाना। बुआ जी तो वहां से चली जाती हैं और धीमे धीमे अजय की छुट्टियां भी खत्म हो जाती है। मम्मी जी पापा जी, आप लोगों की पैकिंग हो गई क्या? अजय और चित्रा आज निकल जाएंगे। हमारी क्यों पैकिंग होगी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप दोनों उनके साथ ही रहोगे ना? कैसी बात कर दी बहू तूने। अजय की कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। चित्रा को ही जाने दे, हम तो यहीं तुम लोगों के साथ रहेंगे। अपनी सास की बात सुनकर नीलम माथा पीट लेती है और कहती है, जिसके लिए इतना कुछ किया और वो फल ही मुझे नहीं मिला। क्या यार, बुआ जी मम्मी जी सबको कितना परेशान कर दिया मैंने। क्या सोच रही है बहू, अब तो खुश है ना तू, ज्यादा लोगों का काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, कामचोर थोड़ी ना हो, मुझे तो काम करना पसंद है। दीदी, हम लोग जा रहे हैं, आप मम्मी जी पापा जी का ख्याल रखना, मैं मिलने आती रहूंगी। चित्रा और अजय वहां से चले जाते हैं और अगले दिन नीलम सबके लिए नाश्ता बनाती है। मम्मी जी, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए। लगता है बहू सुधर गई है। हाँ, सही कह रही हो, शायद बहू को मूड स्विंग हो रहे होंगे तब। चलिए नाश्ता करते हैं। दोनों पति पत्नी बाहर नाश्ता करने बैठ जाते हैं और नीलम किचन में पहले की तरह पराठे सेक रही थी।